हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग। जैसा कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, कल हमने आरबीआई पढ़ा था। आरबीआई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो सिर्फ 11th और 12th क्लास के लिए नहीं, वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है। तो मैंने बताया था आपको कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ रह चुके हैं, और जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि 12th क्लास में तो इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे 2 नंबर का बने चाहे 3 नंबर का बने, लेकिन पक्का बनेगा। आज हम साख नियंत्रण पढ़ रहे हैं, और साख नियंत्रण के अंदर ना हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, एमएसएफ, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं साख नियंत्रण। साख नियंत्रण क्या होता है? साख नियंत्रण मतलब क्या होता है ना, कि साख मतलब तो आप ये समझिए, साख का मतलब पैसे से है। ठीक है, और नियंत्रण बताइए आपको किसी चीज़ पे कंट्रोल। ठीक, तो क्या करते हैं कि साख नियंत्रण किसे कहते हैं। देखिए, साख नियंत्रण ना एक ऐसी पद्धति है जिसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति को कंट्रोल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति किसे कहते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति से जो मतलब है ना, वो है महंगाई से। ठीक, जो अभी का दौर चल रहा है ना, वो मुद्रास्फीति का है, जिसमें भी क्या होता है कि पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बाजार में पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पैसे की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन पैसे की वैल्यू कम होती है। ठीक, कैसे कम होती है? देखिए, महंगाई के दौर में क्या होता है कि हमें पैसे अभी जैसे कि अभी अगर 40 रुपये केजी टमाटर होते हैं मान लीजिए, तो पहले 40 रुपये में कितनी सारी चीज़ें आ जाती थी। अभी 40 रुपये में सिर्फ 1 केजी टमाटर ही आएंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी पैसे ज़रूर हैं बाजार में, लेकिन उनकी जो वैल्यू है ना, वो बहुत कम है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति उसे ही कहते हैं। और एक आता है मुद्रा अवस्फीति। ठीक, इसका अपोजिट है कि बाजार में पैसा कम होता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। साख नियंत्रण होता है ना, साख नियंत्रण की 2 विधियां होती हैं। ठीक है, एक होती है मात्रात्मक विधि और एक होती है गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि ऐसी विधि है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि को समझाइए, तो आपको इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। और ये देखिए, सीआरआर, एसएलआर, ये तो 1-1, 2-2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। सीआरआर किसे कहते हैं? देखिए, सीआरआर किसे कहते हैं, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, सीआरआर मतलब नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो इसे बोला जाता है। जैसे कि थोड़ा बहुत नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब अगर बैंक से कोई चीज रिलेटेड है ना, तो उसमें मतलब जो बात चल रही है वो सारे बैंकों में जमा पैसों की चल रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि सीआरआर में नगद आरक्षित अनुपात मतलब जो भी व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक, क्या होता है कि हम बैंक जो होते हैं ना, बैंक कितने सारे पैसे जमा कर लें, लेकिन उसका एक निश्चित प्रतिशत वो आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक, आरबीआई को देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, ये भी एक मतलब इसकी भी सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, सीआरआर हमें 4%, 4%। ठीक है, कोई भी व्यापारिक बैंक है ना, कोई भी व्यापारिक बैंक आरबीआई को कितना सीआरआर देगा, 4% सीआरआर देगा, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात 4% एक व्यापारिक बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब एक है अब दूसरा आता है एसएलआर। ठीक, एसएलआर का फुल फॉर्म वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है वैधानिक तरलता अनुपात। अब इसमें क्या होता है, देखिए, सीआरआर में क्या किया था, व्यापारिक बैंकों ने अपनी जमाओं का, मतलब कि एक व्यापारिक बैंक मैंने या किसी और ने इतना बड़ा भारत है तो सब लोग के अकाउंट होते हैं बैंक में। ठीक है, तो सब लोग जमा करते हैं अपने पैसों को। उन जमाओं में से एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो 4%। जितनी भी जमाएं थी आरबीआई वो व्यापारिक बैंक के पास, व्यापारिक बैंकों ने अपनी जमाओं का 4% आरबीआई को दिया, वो कैश रिजर्व रेशियो हो गया। ठीक है, इसको भी अभी आपको पता लगेगा कि क्यों देते हैं। ठीक है, बाकी एसएलआर में क्या हुआ, व्यापारिक बैंकों के पास ना जितनी भी जमाएं हैं उसका निश्चित प्रतिशत अपने पास उनको नगद रूप में रखना पड़ता है।
नगद रूप में मतलब चाहे वो गोल्ड हो, वो किसी की सिक्योरिटी हो, या मतलब कुछ भी हो, कैश हो, मतलब उसके रूप में अपने पास रखना पड़ता है। और SLR 18% होता है, ठीक है। SLR कितना? 18%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो 4% और ये 18% देख रहे हैं ना, ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि SLR को मतलब RBI ने SLR की कितनी सीमा निर्धारित की है, तो 18%, ठीक है। तो SLR आप लोग समझ गए होंगे। मतलब क्या होता है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक बैंक है, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की है, तो उसके पास जितनी भी जमाएं थी, मतलब जितने भी वहाँ पे जो भी मतलब जितनों के अकाउंट थे, उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो पंजाब नेशनल बैंक के पास थे। लेकिन उसने क्या किया, अब जो हमारे पैसे होते हैं ना, उन्हीं से तो बैंक लोन देता है दूसरों को। मैंने कल भी बताया था, सरकार या बैंक के जो मैनेजर है ना, वो अपने जेब से नहीं देते हैं। वो जितने पैसे हम लोगों ने किसी और ने जमा किए, उन जमा पैसों से ही तो लोगों की पूर्ति करते हैं। उन्हीं पैसों से वो क्या करते हैं कि एक दूसरे इंसान को लोन के रूप में दे देते हैं, ठीक है। तो वो हो गया SLR, ठीक। अब एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक। अब रेपो रेट किसे कहते हैं? देखिए, रेट से तो समझ में आ रहा होगा। रेपो रेट का मतलब है कि जिस दर पर RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक। ऋण देता है का मतलब क्या है कि अब ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग को अगर ऋण चाहिए होता है, तो हम लोग तो जो मतलब जितने भी व्यापारिक बैंक है उनके पास जाते हैं। हम लोग RBI के पास नहीं जा सकते, हम लोग स्टेट बैंक के पास जाएंगे, या जो भी आसपास में बैंक होगा जहां हमारा अकाउंट होगा, हम वहां से लोन लेने जाएंगे। लेकिन SBI या पंजाब नेशनल बैंक, ये मतलब कि जितने भी व्यापारिक बैंक है ना, व्यापारिक बैंकों को लोन कौन देगा? वो देगी RBI, ठीक है। अगला आ गया रेपो रेट। इतना हमने कवर कर लिया। अब अगला आ गया रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जिस दर पर RBI, कौन दे रहा? RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है, ठीक है। अब मतलब क्या होता है कि हम लोग को अगर लोन चाहिए होता है, तो हम अपने जितने मतलब व्यापारिक बैंक हैं उनमें से जहां हमारा अकाउंट होगा, हम वहां जाएंगे, हम डायरेक्ट RBI के पास नहीं जाएंगे। लेकिन व्यापारिक बैंक को भी कभी ना कभी आपातकाल स्थिति में क्या होता है कि लोन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे हमें पड़ जाती है ना, वैसी व्यापारिक बैंकों को भी पड़ जाती है। तो व्यापारिक बैंक कहाँ से लेंगे अपना लोन? वो RBI से लेंगे, ठीक है। तो वही होती है रेपो रेट। और उसके बाद आती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट एक ऐसी दर है ना, जिसमें व्यापारिक बैंक, RBI जो होता है व्यापारिक बैंक की जमाओं को स्वीकार करता है, ठीक है। इतना ही है बस कि देखिए, रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट में क्या होता है? RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं? जिसमें RBI व्यापारिक बैंकों की जमाओं को स्वीकार करता है। मैंने बताया था ना कि क्या होता है कि इसमें मतलब जब एक व्यापारिक बैंक क्या करेगा, व्यापारिक बैंक RBI को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत देगा, ठीक है। कुछ प्रतिशत देगा तो उसको स्वीकार जिसमें करेगा, मतलब जिस दर के तहत RBI स्वीकार करती है व्यापारिक बैंक की जमाओं को, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। और बैंक दर तो पता ही है। बैंक दर मतलब कि वही की ऋण दिया तो ऋण का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है ना। RBI जब व्यापारिक बैंकों को ऋण देती है और जिस ब्याज की दर पे वो देती है, उसे बैंक दर बोला जाता है। और MSF का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम स्टैंड फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एक रात के लिए, जब व्यापारिक बैंकों को एक रात के लिए आपातकाल ऋण की आवश्यकता होती है, तो RBI MSF के तहत देता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए व्यापारिक बैंक है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक रात के लिए आपातकाल ऋण की आवश्यकता पड़ी, ठीक। तो वो RBI उनको ऋण जरूर देगा, लेकिन वो ऋण जिस तहत मतलब जिस दर पे देगा वो MSF कहलाएगी, सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है। एक बार इस चार्ट से आप लोग शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो एक बार कर लेते हैं। ठीक, देखिए RBI है और ये SBI, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंक व्यापारिक बैंक है। जबकि RBI क्या है? एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है।
केंद्रीय बैंक है मतलब ये क्या करेगा ना, ये बैंकों का बैंक है, ये इन बैंकों का बैंक है। ये चार्ट इसलिए बनाया ना ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाए। ये जो आरबीआई है ये इन बैंकों का बैंक है, ठीक है। अब सीआरआर मैंने बताया, सीआरआर किसे कहते हैं, जिस दर पर व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई को देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी जितनी भी जमाएं थी इसकी, अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई को दिया, तो वो सीआरआर कहलाता है, ठीक है। और बाकी अब पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई को दे दिया, तो आरबीआई को दिया तो वो सीआरआर कहलाया, ठीक। अब क्या करा पंजाब नेशनल बैंक ने, अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखा, एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखा, और उसको वो लोन में भी नहीं देता, ठीक है, उसको लोन में भी नहीं देगा वो। 18% जो एसएलआर अपने पास रखता है ना, क्या होता है कि एसएलआर में मैंने बताया, एसएलआर कहते किसे हैं, जब व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखते हैं तो उसको एसएलआर बोला जाता है, ठीक है। तो एसएलआर बोला गया, इसके पास जो अपना इसकी मतलब इसकी जमाओं का जो 18% इसके पास था, ठीक है, जो 18% इसके पास था वो एसएलआर कहलाया, ठीक है। बाकी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको समझा दिया। एक बार इसको हल्का सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर बताऊंगी मैं आपको कि मतलब इसके क्या क्या क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आज हमने साख नियंत्रण पढ़ा। साख नियंत्रण किसे कहते हैं, बाजार में चल रही मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति के दोषों को रोकने के लिए साख में नियंत्रण करा जाता है। क्या होता है ना, जब अब देख लीजिए क्या होता है कि जब बाजार में बहुत सारे पैसे होंगे ना, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उसको अपने पास खींचने का प्रयास करती है, तभी तो इतनी महंगाई हो जाती है, क्योंकि बाजार में पैसा ही इतना ज्यादा है। ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा कि जिसके पास कम पैसे हैं, ये जो चोरी, ये सब कुछ चेन स्नैचिंग ये सब होता है ना, ये सब इसलिए तो होता है क्योंकि पैसे किसी किसी के पास ज्यादा चले जाते हैं, किसी के पास कम रह जाते हैं, तो कम जिसके पास रह जाते हैं वो फिर चोरी लूटपाट ऐसे काम स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए सरकार बाजार में जितना ज्यादा पैसा होता है उसको अपने पास खींचने की मतलब खींचना चाहती है, ठीक है। साख नियंत्रण की दो विधियां होती हैं, दो विधियों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि मात्रात्मक विधि है, दूसरी गुणात्मक विधि है, उसको हम फिर पढ़ेंगे। मात्रात्मक विधि इंपॉर्टेंट है इसलिए मात्रात्मक विधि को ही समझ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, एमएसएफ यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक। सीआरआर मतलब नगद आरक्षित अनुपात। इसमें क्या होता है कि व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई को दे रहे हैं, कितना प्रतिशत दे रहे, 4%, ठीक है। एसएलआर में क्या होता है, व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है, ठीक है, और उसको वो मतलब उसका वो लोन भी नहीं दे सकते, ठीक। बाकी रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण दे रहा है उसे रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की जमाओं को स्वीकार कर रहा है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बैंक दर, जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, ऋण दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ ब्याज होता है तो उसको बैंक दर बोलते हैं। एमएसएफ मतलब, एमएसएफ से आप बस एक बात याद रखिए कि आपातकालीन ऋण, ठीक है। आपातकालीन ऋण, ठीक, इतना याद रखना कि एमएसएफ मतलब आपातकालीन ऋण। एक रात के लिए जब आपातकालीन ऋण की आवश्यकता हो जाती है ना तो आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और वो एमएसएफ यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत देता है, ठीक। बस इससे देखिए क्वेश्चंस ये बनते हैं 12th में भी कि साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि को समझाइए, 3 नंबर में पूछा जाता है और पूछा भी गया है 2018 के पेपर में। अगर आप देखेंगे तो साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि को पूछा गया है, ठीक है। तो आपको यही सारी चीजें लिखनी होती हैं उसमें, जितना आप इसको लिख सकते हैं, जितना आप इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। ये हो गया 3 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार। इसके बीच बीच से भी पूछ लिया जाता है, ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने एसएलआर या फिर सीआरआर का कितना प्रतिशत निर्धारित किया है, तो 4% या 18%। सीआरआर का 4% है, बाकी एसएलआर का 18% है, ठीक है। बाकी ये भी पूछा जा सकता है कि रेपो रेट किसे कहते हैं, या फिर रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, या फिर सीआरआर किसे कहते हैं, या एसएलआर किसे कहते हैं, ठीक। तो यही आप लोग को समझना है। बाकी बहुत ही इजी टॉपिक है ये, मतलब अगर आप लोग समझेंगे ना, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि देखिए क्या हुआ था, अभी आप कहेंगे कि सीआरआर में दिया था कि लिया था,
SLR में दिया था कि स्वीकार किया था। लेकिन अच्छे से अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। पहले पहले जब हमने पढ़ा था तो हमें भी कंफ्यूजिंग लगा था। मैं आप लोग को मतलब ये समझ के पढ़ाती हूँ कि जो जो परेशानियाँ मुझे हुई हैं वो परेशानियाँ आपको ना हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बेस्ट पढ़ाते होंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम बहुत ईजी चीज़ों को समझ नहीं पाते, ठीक, समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर जब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तब हमें लगता है कि हमें इतनी छोटी सी चीज़ नहीं आ रही थी क्या। और अब तो एक तो टाइम भी बहुत कम बचा है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पहले अपना RBI वाला जो मैंने कल की वीडियो में आपने देखा होगा, RBI को क्लियर कर देना कि RBI क्या था, कैसे बना, क्योंकि 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो वो सारे आयोग जो बताए थे उनकी डेट्स भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उसके बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट करना, क्योंकि जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, बेस क्लियर नहीं होगा, तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए साख नियंत्रण तो बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, बैंक से रिलेटेड है, इसलिए साख नियंत्रण आया है, ठीक। तो पहले बैंक पढ़ना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद साख नियंत्रण। और साख नियंत्रण की विधि पूछी जाती है, मात्रात्मक और गुणात्मक 2 विधियां हैं। अभी हमने मात्रात्मक पढ़ी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है और सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली विधि है। मतलब एक साल के या फिर लगातार भी पूछा गया है कि कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर क्या होता है कि 1 साल छोड़ के 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के ऐसे पूछी ही जाती है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी क्या पता पूछ ले, है ना। तो मतलब आप लोग अपना तो आप लोग को पढ़ना ही, क्योंकि पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जहाँ समझ नहीं आता आप लोग कह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।